तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द मेजर क्रॉप्स, राइट, और हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जूट के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट कॉफी एंड एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट टी प्लांटेशंस, राइट. और हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ जूट, कॉफी एंड टी, और कौन कौन से रीजन्स में इनको प्रोड्यूस या ग्रो किया जाता है. ओके, तो इसी तरह हमारा जो ये टॉपिक था मेजर क्रॉप्स का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया बाय डिस्कसिंग अबाउट द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन और दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Okay, then we talked about agricultural development. So basically बच्चों ये agricultural development क्या होता है? So it refers to the measures that are taken in order to increase the farm production. Okay, और ये क्यों किया जाता है? So to meet the demands of the increasing population. तो ये मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में आप देखोगे, so all over the world the population is increasing. अब population increase कर रहा है तो obviously they will need food. राइट, तो उसके लिए जो फार्म प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा. तो कौन कौन से मेजर्स लिए जाने चाहिए? तो उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स के बारे में बात किया था. हाउ वी कैन अटेन दैट एम ऑफ इंक्रीजिंग द farm production so that we can meet the requirements of the increasing population or the demands of the increasing population. तो उसमें हमने देखा था we can increase the cropped area, कि जो cultivated area बच्चों उसको हम लोग increase कर सकते हैं. Apart from that we can improve the irrigation facilities. Then we also talked about on how we can improve or how we can use high yielding variety of crops. Okay, then we also talked about different measures जो हम लोग agricultural techniques में ले सकते हैं. राइट, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दी पॉपुलेटेड रीजन्स, कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं बच्चों तो वहां पे कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है? वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, बिकॉज जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स. और ये हम लोगों ने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि बेसिकली इसको स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, राइट, इन ऑर्डर टू मीट द फैमिलीज रिक्वायरमेंट. ओके, तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और आज की क्लास में हम लोग केस स्टडी देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फार्म ऑफ इन आवर कंट्री इंडिया. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फार्मर. ओके, सो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सो लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर as in USA, Canada and Australia. So last class में आप लोगों ने intensive subsistence agriculture के बारे में पढ़ा, that is practiced in the developing countries जहाँ पे population बहुत ज्यादा होता है. ओके, और अगर हम लोग लार्जर होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े एरियाज है, बहुत बड़े बड़े लार्ज फार्म्स है बच्चों, सो दे आर सुटेबल फॉर व्हाट, दे आर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर. और आप लोगों ने कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था. तो कमर्शियल एग्रीकल्चर क्यों किया जाता है? दैट इज डन मेनली और सोली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द मार्केट, कि जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर में उसको मार्केट में सेल किया जाता है. ओके, सेल किया जाता है. सो यहाँ पे आप देखो कि ये जो लार्जर होल्डिंग्स है बच्चों ये कौन कौन से एरियाज में होते हैं. सो यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन मेजर कंट्रीज है बच्चों जहां पे आपको लार्जर होल्डिंग्स मिलेंगे, बड़े बड़े फार्म्स मिलेंगे जहां पे कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली अब हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े, कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े, और इन दोनों में हमने देखा कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. राइट, सो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बाय डिस्कसिंग द टू केस स्टडीज. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ फार्म इन इंडिया. सो यहाँ पे केस स्टडी में बच्चों हम लोग एक फार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो क्लास 6 और क्लास 7 में भी आप लोगों ने फार्मर्स के बारे में पढ़ा है, और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं तो और विलेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फार्मर्स होते हैं. कुछ फार्मर्स बहुत ही पुअर होते हैं बच्चों, जो दूसरे के एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं बच्चों जिनके पास बड़े बड़े लैंड होते हैं एंड दे एम्प्लॉय, ओके, मतलब वो दूसरे फार्मर्स को अपने लैंड पे उनसे काम करवाते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं एक फार्मर के बारे में जिसका नाम है मुन्ना लाल. अब वो कौन कौन से काम अपने लैंड पे करता है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस डिस्कस दिस केस स्टडी दैट इज अ फार्म इन इंडिया. सो देयर इज अ स्मॉल विलेज अदीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल विलेज जिसका नाम है अदीलाबाद, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है उत्तर प्रदेश में इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके,
and Munna Lal is a small farmer in this village who has a farmland of about 1.5 hectares. अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुन्ना लाल के बारे में. Now he is a small farmer. He is not a big farmer but a small farmer and who has a farmland of about 1.5 hectares. अब इसके पास एक farmland है जिसका एरिया कितना है बच्चों? 1.5 hectares है जो कि एक small holding है. Now his house is in the main village और इसका घर कहाँ पे? It is in the main village there. अब ये किस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं. So he purchases high yielding varieties of seeds from the market every alternate year. अब यहाँ पे आप देखो कि हर एक alternate year कहने का क्या मतलब है? अगर इसने जनवरी में लिया है then he is going to take in March. ओके तो हर एक alternate year में आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुन्ना लाल he is buying or he is purchasing this HYV varieties of seeds. Okay, so the land is fertile and he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat or rice and pulses. अब आप यहाँ पे देखो कि इसका जो लैंड है that is fertile. ओके सो बेसिकली उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये पूरा एल्यूवियल सॉइल का रीजन है, राइट, द गैंगेटिक प्लेन रीजन. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी सॉइल है तो दैट इज बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है और बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है. सो डेफिनेटली ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिस किया जाएगा? यहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाएगा. कहने का क्या मतलब है कि एक स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर किया जाता है और यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द वेरियस फिजिकल रिक्वायरमेंट्स. सो यहाँ पे आप देखो कि जो मुन्ना लाल का लैंड है बच्चों जो उसके पास फार्मलैंड है दैट इज फर्टाइल एंड ऑल्सो ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर. ये एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करता है और वो कौन कौन से क्रॉप्स है? दैट कैन बी व्हीट और राइस एंड अदर क्रॉप दैट इज पल्सेस. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फार्मलैंड है. आप सपोज करो कि ये पूरा एक फार्मलैंड है जो मुन्ना का फार्मलैंड है. ओके और ये डिफरेंट क्रॉप्स है जो एक साल में ग्रो करता है. Now he takes a tractor on rent for plowing his field. अब इसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है और इसके पास एक स्मॉल लैंड है तो इसके लिए वो क्या करता है? वो एक ट्रैक्टर लेता है और वो भी वो रेंट पे लेता है जिसके लिए उसे पैसे पे करने पड़ते हैं. ओके एंड नाउ ही इज यूजिंग दैट ट्रैक्टर फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत वैरायटी ऑफ चीजें नहीं यूज कर रहा है वो एक ट्रैक्टर यूज कर रहा है एंड ऑल्सो ही इज यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स. ओके नाउ मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 buffaloes and few hens. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये देखो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर रहा है एंड ऑल्सो ही इज रियरिंग लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक में इसके पास क्या है? He has 2 buffaloes and also few hens. And also he sells milk in the cooperative store located in the nearby town. अब उससे जो भी उसे मिल्क मिलता है वो क्या करता है? वो उसे cooperative store में बेचता है. ओके जहां से उसे पैसे मिलते हैं. He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and also artificial insemination. So यहाँ पे आप देखो he is a member of this cooperative society. अब एक cooperative society का क्या काम है बच्चों? ये सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं जो भी फार्मर्स होते हैं जिनके पास लाइवस्टॉक होता है या जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड होता है उनको ये डिफरेंट मेजर्स बताते हैं जिसके थ्रू दे कैन इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन और दे कैन इंक्रीज द लाइवस्टॉक और जो उनका लाइवस्टॉक है उनके क्वालिटी को भी वो इंक्रीज कर सकते हैं. सो बेसिकली ही एडवाइसेस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स. फॉडर क्या होता है? दैट इज द एनिमल फूड, राइट, कि उसके जो एनिमल्स हैं उसके लिए कौन कौन से अच्छे फॉडर हो सकते हैं उसके बारे में ये लोग सजेस्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक. अब लाइव स्टॉक में इसके पास आप देख सकते हो कि 2 buffalo है एंड ऑल्सो हेन्स है, राइट. तो उनको कौन से सेफ्टी मेजर्स उसको लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक. ओके क्योंकि उसके थ्रू आप देखो इसके पास मिल्क आ रहा है जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच रहा है. ओके कोऑपरेटिव स्टोर में बेच रहा है जिसके थ्रू इसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, right? So these are some of the important measures that he has to take in order to protect the health of his livestock and also his land that is maintaining, right? यहाँ पे आप buffalo को पिक्चर देख सकते हो, right? Also
He sells his produce in the mandi located in the nearby town. अब आप देखो कि जो भी इसके प्रोड्यूस है, राइट, जो भी क्रॉप्स ये ग्रो कर रहा है उसको ये कहाँ पे सेल करता है? ही इज सेलिंग इन द मंडी. अब मंडी क्या होता है बच्चों? ना मंडी इज अ प्लेस जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को बेचा जाता है. डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है, जो भी इसके प्रोड्यूस आ रहे हैं उसको ये मार्केट में जाके बेच सकता है. सो यहाँ पे आप देखो कि नियर बाई टाउन में एक छोटा सा मंडी है जहाँ पे मुन्ना लाल वहां पे जाकर ये सारे प्रोड्यूस को, जो इसके फाइनल प्रोडक्ट्स है, इनको वो वहां जाकर बेचता है. Since majority of the farmers they lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी फार्मर्स होते हैं बच्चों, ये अपने क्रॉप्स को मार्केट में जाकर बेचते हैं. लेकिन अब आप देखो कि जो गरीब फार्मर्स है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है. उनके पास कोई एक छोटा सा घर नहीं है जहाँ पे ये सारे सीड्स को, ये सारे क्रॉप्स को अच्छे से रख सके, राइट. अगर वो ज्यादा टाइम हो जाएगा क्रॉप्स का तो ऑब्वियसली क्रॉप्स सड़ भी जाएंगे, है ना. तो क्या होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में ये जितने भी फार्मर्स है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस. ओके, अब क्या होता है कि बहुत अगर ज्यादा दाम मार्केट में ये लोग लगाएंगे तो जो मार्केट में जो भी खरीदने वाले लोग होते हैं वो लोग कम दाम में ये सारे सीड्स या सारे क्रॉप्स को लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर आप देखो कि दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम. मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि वो चाहे तो वो ज्यादा दाम में भी क्रॉप्स को बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में आप देखो कि जो खरीदने वाले लोग होते हैं बच्चों, वो लोग ज्यादा दाम नहीं दे रहे हैं और इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, तो इनको यहाँ पे फोर्सफुली ये सारे क्रॉप्स को सेल करना पड़ता है. ओके, now in recent years the government has taken some steps to develop storage facilities. अब आप देखो कि डिफरेंट विलेज एरियाज में अब गवर्नमेंट का क्या काम है? ऑब्वियसली टू हेल्प द फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है, तो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? दे हैव टेकन सम मेजर्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज इन द विलेजेस. अब विलेजेस में जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है और इनको फोर्सफुली वो सारी क्रॉप्स को सेल करना पड़ता है इन स्मॉल रेट या छोटे रेट पे उनको बेचना पड़ता है ना. सो बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए हैं जिसके थ्रू जितने भी फार्मर्स हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे आप देखोगे कि उनके पास थोड़े थोड़े फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट दे कैन मेंटेन देयर क्रॉप्स, और उसके बाद वो लोग एक ज्यादा रेट पे मार्केट में बेच सकते हैं ताकि उनका भी नुकसान ना हो. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर while we are talking about the case study of a farm in India. तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है बेसिकली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, दैट इज डन ऑन अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड. ओके, तो यहाँ पे आपने केस स्टडी में देखा मुन्ना लाल के बारे में, जिसके पास एक स्मॉल लैंड है जहाँ पे वो एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करता है, दैट इज बेसिकली wheat or rice and pulses, and also he buys HYV seeds, that is high yielding variety seeds, every alternate year, राइट. और उसके अलावा इसके पास लाइव स्टॉक भी है जिसमें इसके पास बफेलोस और हेंस है. लाइकवाइज अगर हम बाकी फार्मर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इंडिया में वैरायटी ऑफ फार्मर्स है. कुछ रिच फार्मर्स होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं बच्चों, वो लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, राइट. सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि अगर इनके पास जो भी प्रोड्यूस है, कुछ प्रोड्यूस को ये मार्केट में बेचते हैं और कुछ प्रोड्यूस जो है ये अपने पास रखते हैं, दैट इज एनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर ओन फैमिली. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया है? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट अ फार्म लैंड इन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने मुन्ना लाल का केस देखा है, जो भी मैंने आपको डिटेल में बताया, राइट. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फार्म लैंड इन यूएसए, और हम इन दोनों के बारे में कंपेयर करके देखने वाले हैं कि एक फार्म लैंड अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, एक स्मॉल विलेज की बात कर रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फार्म इन यूएसए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.